हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो अमेरिका के जो एयरफोर्स के विमान है उसके लिए स्पेन और फ्रांस ने अपने एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है। बाकी विमान उड़ सकते हैं। अमेरिका के विमान जो इसराइल जा रहे हैं, जो ईरान के पर हमले के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा है, वो नहीं उड़ पाएंगे। इटली ने भी ऐसा ही कुछ किया है। सब कुछ जानेंगे एक एक करके। ठीक है, बहुत सारे और भी प्रश्न हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि 3 महीने का यानी फर्स्ट क्वार्टर का पूरा करंट अफेयर्स जो जनवरी से लेकर मार्च तक का होगा, एक ही साथ आ रहा है। 5 अप्रैल को संडे का दिन है, 9 बजे से सुबह होगा से चालू होगा। करीब 3 घंटे के आसपास का या 4 घंटे का ये लाइव सेशन होना चाहिए। मैं लूँगा, तो देखिएगा ज़रूर। तमाम एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा आपको। ओके, तो याद रखिएगा 5 अप्रैल की सुबह 9 बजे से। तो शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, किन यूरोपीय देशों ने ईरान युद्ध के लिए इसराइल जा रहे अमेरिकी मिलिट्री विमानों के लिए एयर स्पेस बंद या ओवरफ्लाई रोक दिया है? आंसर क्या होगा? आंसर का स्पेन और फ्रांस, इन दोनों ने ये बहुत ही गंभीर फैसला लिया है। आपको पता है कि इसराइल और अमेरिका जो है ना वो ईरान के साथ युद्ध में है, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण डिसीजंस कई देशों ने लिए हैं। जैसे ये न्यूज़ देखिए, स्पेन ने डिनाई कर दिया है, कह दिया है कि जो अमेरिकी विमान है वो हमारे ऊपर से एयरफोर्स के विमान वो नहीं उड़ सकते हैं। एयर स्पेस उसके लिए बंद है अमेरिका के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ फ्रांस का देख रहे हैं, उसने भी डिफ्यूज कर दिया है कि हम अपना एयर स्पेस यूएस वेपन्स के लिए जो ईरान वॉर के लिए जा रहा है उसके लिए हम पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। हम नहीं जाने देंगे, हमारे ऊपर से आप उड़कर नहीं जा सकते हैं। ओके, और तीसरी खबर ये देख रहे हैं आप कि इटली ने भी डिनाई कर दिया है कि उसके जो एयरबेस हैं वहाँ पर जो उसका चुपचाप यूज़ कर रहा था अमेरिका, वहाँ पहुँच के और उसको भी डिनाई कर दिया। मतलब कि यूरोप के 3 बड़े देश, उन सब ने मना कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ है? नेटो सहयोगियों के बीच में जबरदस्त दरार दिख रही है। एक बार मैप के जरिए देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और ये है युद्ध क्षेत्र जो है, ईरान है, और यहाँ पर ये इजराइल है, और बाकी अरब देश आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए अमेरिका को क्या करना होगा? आप एक चीज देखिए कि इस जगह पर जितने भी हथियार हैं, जितने भी बेसिस हैं, उन सबको नुकसान हो चुका है ईरान के हमले की वजह से। यहाँ तक कि उसके जो अवाक्स प्लेन है, ये सब कुछ नष्ट कर दिया ईरान ने। ओके, ऐसे में क्या होगा? उसको अमेरिका से आना पड़ेगा। अच्छा, इजराइल में जो हथियार है वो भी कम पड़ रहे हैं, तो अब इजराइल को भी हथियार चाहिए, और इन सब की आपूर्ति कैसे होगी? इन सब की आपूर्ति कहाँ से होगी? अमेरिका से होगी। ठीक है, तो अमेरिका से जो सामान जाएगा तो वो यहाँ से उड़ के ही तो जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जो बढ़ेगा आपको ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ता हुआ जो इसका एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान है वो इधर से बढ़ते हुए और यहाँ से यूरोप के ऊपर से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, इजराइल पहुँचेगा या इटली पहुँचेगा। ओके, तो अब देखिए क्या है कि स्पेन ने पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया कि भाई स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने घोषणा कर दी है कि स्पेन का जो एयर स्पेस है यानी हवाई क्षेत्र है वो उन अमेरिकी विमानों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा जो ईरान पर हमले के लिए या ईरान युद्ध के लिए उसमें शामिल हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट विमान जा सकते हैं अमेरिका के दूसरे तरह के जो सिविल से संबंधित हैं, जो पब्लिक से संबंधित हैं। ठीक है, यात्री विमान है वो सब, लेकिन एयरफोर्स के विमान स्पेन के ऊपर से नहीं गुजर सकते हैं। ऐसा ही क्या किया, एक और काम किया है। वो कौन है महोदय? इन्होंने ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने भी यही कह दिया। अच्छा, स्पेन ने क्या कहा? स्पेन ने कहा है कि ये पूरा का पूरा युद्ध अवैध है और अन्यायपूर्ण है। ओके, तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। ओके, फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कह दिया कि इजरायली और अमेरिकी विमानों को इस क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से ऊपर से उड़ना बिल्कुल बंद है। आप नहीं उड़ सकते। इजराइल के जो सैन्य रसद जा रहे हैं यानी वेपन्स हैं, सप्लाईज हैं, वो सब हमारे ऊपर से आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा क्षेत्र जो यहां से आ सकता था वो अब बंद हो गया। ओके, साफ तौर पे कह दिया कि इस युद्ध में हम कोई योगदान नहीं देंगे। ओके, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि
ट्रेड ऑफ डेथ यानी मृत्यु का व्यापार, उसके लिए हम अपने संसाधनों का, अपने हवा का, अपने क्षेत्र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जैसे अमेरिका के जो कार्गो विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, वो सब कोई जा ही नहीं पाएगा। ओके, तो ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि ये असहयोगी हैं और चेतावनी दी है इन दोनों देशों को। एक और देश है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वाशिंगटन से रिश्ते बहुत खराब होंगे और अमेरिका हमेशा याद रखेगा। तीसरा देश कौन है? तीसरा देश है आपका ये इटली। ठीक है, इटली जो है ना वो यहां पर है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है इटली। ओके, यहां तक का ये पूरा हिस्सा है। तो इटली में वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। तो उनकी तरफ से भी ये हो गया है। ओके, उसने ये क्या कहा है कि वहाँ उसका इटली का जो सेगोनेल स्थित जो एयरबेस है इटली का, तो वहाँ पर उतरने से मना कर दिया कि यहाँ पर अमेरिकी विमान नहीं आएगा, उतरेगा। हाँ, उसके ऊपर से उड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने पर बिल्कुल मना कर दिया है। इटली के जो रक्षा मंत्री हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, इटली के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा जो द्विपक्षीय संधियां हैं, जो ट्रीटी है अमेरिका के साथ, उसमें यह है कि बिना अनुमति के इस तरह के युद्ध के अभियान के लिए बेस का उपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ओके, इससे पहले अमेरिका इनके बेस का यूज किया करता था, एयर बेस का। तो वहां से आना है तो यहाँ उतर गए, हवा पानी लिया, मतलब कि फ्यूलिंग कर ली, फ्यूल ले लिया, फिर आगे उड़ के बढ़ गया। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यूएस अमेरिका को अपने विमान क्या करना पड़ेंगे? यहां से लाया, अब उसको अफ्रीका के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको और ऊपर से इधर से लाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? अब बहुत ज्यादा घुमावदार रास्ता होगा, ज्यादा ईंधन लगेगा, ज्यादा समय खर्च होगा। ठीक है, और आप देखिए पूरा यूरोप यूनाइटेड है इस पूरे मसले पर कि ये युद्ध ट्रंप ने फालतू में कर लिया है और इस बेवजह के फालतू के जो युद्ध है उसमें कोई भी शामिल नहीं होगा। एक तरह से सप्लाई लाइन जो है ना इजराइल को जो जा रही थी, वो एक तरह से प्रॉब्लम में आ गई है। ट्रंप बिल्कुल परेशान है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अब वो करेंगे क्या। लेकिन एक खबर मैं और दिखा देना चाहता हूँ। क्या खबर दिखा देना चाहता हूँ आपको? ये तो न्यूज़ आप देख लिया। ट्रंप ने जो है ना एक खबर अभी आज ही मैं देख रहा था द हिंदू में कि इस वार में ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को छोड़ रहे हैं, हम निकल रहे हैं इस वार से, डील हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कह दिया है कि भाई ऐसा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, हम तो वहां से तेल लाते नहीं है ना ले जाते हैं। अब जिनको भी यहां से तेल लाना हो, ले जाना हो, यूरोप के देश हैं, बाकी कोई भी देश है, वो अपना जाए, लड़े भिड़े, जो करना है करे। अब हम तो यहां से झोला उठा के चले। तो ये स्थिति है इस युद्ध में। अमेरिका की बहुत खराब हालत हुई है। भले ही ईरान के बहुत सारे लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन ईरान ने ये कर दिखाया है एक तरह से। ईरान बर्बाद हुआ है, लेकिन उसने ये कर दिखाया कि वो बड़ी महाशक्ति को किस तरह से पराजित कर सकता है, और ये उसकी जो टैक्टिक्स रही है जबरदस्त रही है। और ईरान ने तो कह दिया है कि आज जब भी वीडियो अपलोड होगा उसके थोड़ी देर बाद ही अमेरिका के जितने भी इस इलाके में अमेरिकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं, एआई कंपनियां हैं, उन सब के ऑफिसर्स पर ये हमला करने वाला है या कर रहा है ईरान। उससे क्या होगा? अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा। जो वहाँ का शेयर बाजार है, उसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन सब के शेयर के दाम गिर जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू कर दिया, आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एशिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो खुद ही एक कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है ना उसने ये काम कर दिया है, ये है राइट आंसर। पहला देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया था जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। अब ये दुनिया का दूसरा देश है इंडोनेशिया, लेकिन एशिया का पहला देश ऐसा है जो 28 मार्च से उसने इसको लागू कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कह दिया है, उसमें यूट्यूब है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, उन सब वो भी शामिल है कि इस 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करें, उनका अकाउंट ना बन पाए, प्लेटफॉर्म का यूज़ वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो तमाम जो लोकप्रिय जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन सब पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है ना वो साइबर बुलिंग, डिजिटल एडिक्शन या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी या अश्लील सामग्री वहाँ तक पहुँचने से बचें। प्रभाव क्या होगा? करीब 7 करोड़ बच्चे हैं इस देश में। एक बार चलते हैं वहाँ पर, प्यारा भारत है अपना, और अब इंडोनेशिया की ओर चलते हैं। ये आपको ना रेड कलर में दिखाई देगा, ये बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, उन सब का द्वीपों का एक देश है और वो है इंडोनेशिया। यहाँ पर 7 करोड़ बच्चे हैं, वो प्रभावित होंगे। उन बच्चों को अब सोशल मीडिया यानी 16 साल से कम उम्र वाले को वो नहीं एक्सेस मिल पाएगा। यूजर्स को अपनी पहचान बतानी पड़ेगी और उनको ब्लॉक भी किया जा सकेगा सोशल मीडिया के द्वारा, और पालन न करने पर कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने का जो है ना वो फैसला किया गया। अगर वैश्विक संदर्भ देखें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, तो इंडोनेशिया से पहले ये कदम, इंडोनेशिया के पड़ोसी ही है ये ऑस्ट्रेलिया, उसने ये कदम उठाया था, ठीक है, दिसंबर 2025 में, कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था बच्चों के लिए। ठीक है, दुनिया का पहला देश बना था। और अगर हम एशिया की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, अब इंडोनेशिया है एशिया में पहला देश। और कई और देश हैं जैसे यूरोप के, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब भी विचार कर रहे हैं कि हम 16 वर्ष से कम उम्र के या बच्चों के लिए हम सोशल मीडिया को बैन रखें। तो हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और जो नई राजधानी बन रही है, प्रस्तावित है, वो नूसंतारा है, वो यहाँ पर है। ठीक है, नूसंतारा। राष्ट्रपति हैं यहाँ के प्रबोवो सुबियांटो। भाषा यहाँ पर बोली जाती है भाषा इंडोनेशिया। मुद्रा यहाँ पर चलती है इंडोनेशियाई रुपया। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए, डीजीसीए को अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसका नया चीफ यानी प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अब फैज़ अहमद जो फैज़ थे वो हटा दिए गए हैं, अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और नए डीजीसीए के चीफ हो गए हैं वीर विक्रम यादव। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उसी ने 31 मार्च को ये फैसला लिया है। वीर विक्रम यादव वो अब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के नए चीफ होंगे। फैज़ अहमद किदवई की जगह ली है इन्होंने वीर विक्रम यादव ने। फैज़ अहमद किदवई जो थे वो उन्हीं के समय में इंडिगो वाला मामला हुआ था। इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स दिसंबर 2025 में डिसरप्ट हुई थी, रुक गई थी और बहुत बुरी स्थितियां हुई थी। ओके, और वो डीजीसीए ने जो एक आदेश लागू किया था उसकी वजह से हुआ था, और पर्याप्त समय भी दिया गया था तमाम विमानन कंपनियों को, लेकिन इंडिगो ने वो काम एक्चुअल में अपनी तैयारी नहीं की थी, उसकी वजह से खराब हुई थी स्थिति। तो इंडिगो के जो सीईओ थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा और इधर डीजीसीए के चीफ को भी हटाना पड़ा है, वो अब ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब डीजीसीए होता क्या है? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके तहत ही भारत सरकार का एक रेगुलेटर है, नियामक संस्था है। ठीक है, और इसको 2020 में संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये इसका काम क्या है कि हवाई जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन, हवाई अड्डों का जो प्रमाणीकरण है वो करना, पायलट, विमान के रख रखाव, इंजीनियरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इन सबको लाइसेंस देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और विमान दुर्घटना जो होती है उसमें ये है कि 2250 किलोग्राम वजन से कम वजन के जो विमान है उसकी इंक्वायरी करना। उससे ज़्यादा वजन वाले का AAIB करता है इंक्वायरी, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो करता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो विलियम वॉल्श ये बन गए हैं अब इसके सीईओ। इंडिगो की जो मूल कंपनी है ना, इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, तो उसी के बोर्ड ने 31 मार्च को इनके नाम की घोषणा की है। ये अभी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी AIG उसके डायरेक्टर जनरल भी हैं। तो अब ये ज्वाइन करेंगे, अगस्त के आसपास ये ज्वाइन कर लेंगे। ऐलान कर दिया गया है नए सीईओ का। ठीक है, इससे पहले कौन थे? पीटर एल्बर्स थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं और इसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना।
वैसे अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है बैच करंट फोर्स का। और एक दो दिन ये फ्लैश सेल चल रहा है, बहुत ही मामूली प्राइस, मतलब काफ़ी कम कर दिया गया है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, इसके ज़रिए आपके करंट फोर्स की शानदार तैयारी हो जाएगी। ओके, तो शार्प लर्निंग ऐप है, वो देख सकते हैं आप। और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाएंगे, मंथली मिल जाएगा, वीकली मिल जाएगा, करंट फोर्स का पीडीएफ, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ है। करंट फोर्स की पूरी तैयारी तमाम एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर हो जाएगी। तो शार्प लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनका निधन हो गया और वो भारतीय मूल के थे। आंसर को सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम। तो वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं जेनिफर सीमंस, तो उन्होंने इसकी घोषणा की है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनके निधन की। ये फोटोग्राफ है इनका। ठीक है, संतोखी जो है वो, उनका परिवार बिहार से गया था 19वीं शताब्दी के दौरान, जब गिरमिटिया मजदूर के तौर पर जो है लोगों को वहाँ ले जाया गया था गन्ने और बाकी खेती करने के लिए। बाद में वो राष्ट्रपति बन गए थे जब उस काफ़ी वक्त बाद, मतलब उन्हीं के खानदान से हैं ये, बिहार से इनका परिवार गया था, मतलब इनके परदादा गए होंगे, तब ये राष्ट्रपति बने थे कुछ वक्त पहले। ठीक है, तो ये देश है कहाँ पर, सूरीनाम। अगर वो उसको देखें तो दिखाते हैं, प्यारा भारत है अपना। और ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, और यहीं पर ये तो हो गया वेनेजुएला, इधर गुयाना, और ये है सूरीनाम। ठीक है, ये वेनेजुएला जो है ना वो काफ़ी चर्चित रहा है अभी, ये है सूरीनाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, सूरीनाम की जो राजधानी क्या है, पारामारिबो। भाषा वहाँ पर डच बोली जाती है और मुद्रा चलती है सूरीनामी डॉलर। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग, तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व भी किया था। आंसर क्या होगा, म्यांमार। ठीक है, तो 30 मार्च को उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया जो सेना प्रमुख के पद से। ओके, तो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, अभी संसदीय चुनाव हुआ था, तो इनके जो समर्थक पार्टी है वो उसने जीत हासिल की है, तो अब ये राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए पद छोड़ दिया अपना जो सेना प्रमुख का, और सेना प्रमुख दूसरे को, जूनियर को इन्होंने बना दिया है। और इन्होंने क्या 2021 में आंग सांग सूकी की जो सरकार थी म्यांमार में, पड़ोसी देश है, तो उसकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, और उसके बाद से भीषण गृह युद्ध चल रहा है अभी भी वहां पर। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपिडो, भाषा बोली जाती है बर्मी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया। आंसर को 19 मार्च को। आप में से कई लोग कहेंगे कि 30 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार वहाँ की राज्य सरकार ने हिंदू पंचांग के आधार पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को दिवस मनाने का फैसला किया, इसलिए ये 19 मार्च को ये हुआ है। ठीक है, राजस्थान इस बार जो मनाया गया राजस्थान दिवस वो 19 मार्च को मनाया गया, और 2026 में जो थीम थी वो विरासत, गौरव एवं नए संकल्प का उत्सव था। ओके, तो इस बार 19 मार्च को मनाया गया क्योंकि राज्य सरकार ने कहा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उस दिन जो ना राजस्थान का की स्थापना हुई थी, और इसीलिए हम इसको मनाएंगे। वैसे अगर हम कहेंगे राजस्थान की स्थापना का जो डेट है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो 30 मार्च 1949 1949, उस दिन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जो बड़ी रियासतें थी उसका विलय करके ग्रेटर राजस्थान बना था और राजस्थान का रूप दिया गया था। ठीक है, 7 चरणों में ये पूरा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, उन्होंने रियासतों के विलय में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्लियर होगी बात कि ये 19 मार्च को सरकार के द्वारा मनाया गया, लेकिन वैसे 30 मार्च को मनाया जाता है। तो इसलिए ये चर्चा, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी।
1935 को हुई थी इसकी स्थापना। 1 अप्रैल 1935 को अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो की गई थी वो हिल्टन यंग कमीशन उसके सिफारिशों पर की गई थी। और आपको बताऊं कि ये जो रिजर्व बैंक है वो मतलब इसको बनाया गया था रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर। ओके, तो स्थापना हम कहेंगे 35 में, 1935 को स्थापना हुई। शुरुआत में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था और उसको अस्थायी रूप से हालांकि 1937 के आसपास उसको मुंबई स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले ये प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट रिजर्व बैंक था, लेकिन इसको 1 जनवरी 1949 को 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसके बाद ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। अगला क्वेश्चन, उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा उसको भाषाई आधार पर एक अलग प्रांत बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा जो है ना वो प्रांत से अलग होकर बना था। ठीक है, बिहार जो है ना बिहार उड़ीसा वो अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा, तो ये बना था। अब बात करते हैं, अब चूंकि 1 अप्रैल है तो भारत का नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वो 31 मार्च को समाप्त हुआ है, यानी 25-26 का, और 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गया है 26-27 फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो देखिए भारत सरकार ने ना या कहें भारत ने 1867 में ब्रिटिश सरकार के अनुसार 1 अप्रैल को वित्त वर्ष के रूप में अपनाया था। उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त। ओके, तो इससे पहले क्या था कि भारत का जो वित्त वर्ष था 1867 से पहले 1 मई से 30 अप्रैल हुआ करता था, उससे पहले। हालांकि जब बाद में आज़ादी मिली उसके बाद एक बार एल.के. झा समिति भी आई थी 1984 में, तो उसने फाइनेंशियल ईयर को बदलकर 1 जनवरी से करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। तो 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आज से ही, और बजट का आवंटन हुआ या सरकारी योजनाओं का हुआ वो सब इसी दिन से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2026 एकल पुरुष खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यानिक सिनर ने जीत लिया है। उन्होंने फ्लोरिडा यानी अमेरिका में ये आयोजन हुआ था और इटली के जो खिलाड़ी हैं यही यानिक सिनर, तो उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने दूसरी बार जीता है? आरेना सबालेंका विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, तो उन्होंने फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मिलते हैं फिर कल ताजा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय। और लाभ उठा सकते हैं आप करंट अफेयर्स बैच का। बाय।